हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, दैट इज डेप्रिसिएशन। ये इसका पार्ट 8 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, कि किस तरह बिजनेस के पास ऑप्शंस होते हैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी हेडिंग आएगी मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के आपके पास दो तरीके हैं, हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं, जिसका नाम है फर्स्ट मेथड, बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट। इसमें लिखा है, इन दिस केस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड एंड द डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट, हेंस द एसेट अकाउंट अपीयर्स इन द लेजर एट अ रिटन डाउन वैल्यू। इसका मतलब है कि फर्स्ट मेथड के अंदर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो, और जब आप डेप्रिसिएशन को एसेट के अकाउंट में क्रेडिट करते हो तो एसेट की जो वैल्यू अपीयर होती है उसे हम रिटन डाउन वैल्यू कहते हैं। तो बेसिकली अब तक हमने जितने भी चीजें सीखी हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, उन सभी क्वेश्चंस में हमने डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट किया है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जब आप डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट करते हो तो एसेट की वैल्यू जो अपीयर होती है उसे हम रिटन डाउन वैल्यू कहते हैं। या ऐसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आप डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में शो कर रहे हो तो वो आपका फर्स्ट मेथड होगा, जिसमें हम एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो आपके एसेट की वैल्यू शो हो रही है उसे हम कहेंगे रिटन डाउन वैल्यू। तो ये तो था आपका फर्स्ट मेथड जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं। मेन बात तो ये है कि सेकंड मेथड में हम क्या नया सीखने वाले हैं। तो नाउ डिस्कस करते हैं आपका सेकंड मेथड, बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी हम एसेट अकाउंट के अलावा एक और अकाउंट को मेंटेन करेंगे जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें लिखा है, इन सच अ केस द डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ एसेट अकाउंट एंड हेंस द एसेट अकाउंट ऑलवेज अपीयर्स इन द लेजर एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। इसका मतलब है कि अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन कर रहे हो, आपने एक अलग से अकाउंट ओपन किया है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इस केस में आपको डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि जब आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हो एसेट अकाउंट में, यानी आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो एसेट पे, तो उसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। पर अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हो तो आपको एंट्री करनी होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पर हम डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा करने से आपका जो एसेट अकाउंट है उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा और आपकी एसेट हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर शो होगी। तो बेसिकली यहां पर हम ये कर रहे हैं कि जो भी एसेट पर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे उसे आपको अलग से मेंटेन रखना है और एसेट अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। एसेट अकाउंट हमेशा सेम रहेगा और उसे हमेशा हम ओरिजिनल कॉस्ट पर शो करेंगे। आगे लिखा है, द बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट शोज द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड टू डेट। इसका मतलब है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो भी आप डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हो वो आपको बताता है कि किसी भी एसेट पर एक पर्टिकुलर डेट पर कितना टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है। यहां जो हम सीख रहे हैं ये क्वेश्चन से रिलेटेड है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ आएगा कि सेकंड लाइन का मतलब क्या था। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से सारा डेप्रिसिएशन जो भी आप एक एसेट पे लगाने वाले होते हो उससे आप अलग से मेंटेन करते हो। तो जब भी आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को देखते हैं तो उससे आपको पता चलता है टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट एट अ पर्टिकुलर डेट। आगे लिखा है, however when the asset is sold or discarded
The total accumulated depreciation for that asset is transferred to the credit side of the asset account with the help of the following entry. इसका मतलब है कि जब आप एसेट को सोल्ड करते हो तो सिचुएशन के अंदर उस एसेट का जितना भी डेप्रिसिएशन आपने लगाया है परचेज करने से लेकर के सेल करने तक, उससे आप ट्रांसफर करते हो एसेट अकाउंट के अंदर, और उसे ट्रांसफर करने की एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो ये एंट्री काफी इंपॉर्टेंट है। इस एंट्री का यूज तभी किया जाएगा जब आप एसेट को सोल्ड भी कर रहे हो और आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन भी कर रहे हो। तो इसका यूज क्वेश्चन करते टाइम आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल आपको यही याद रखना है कि अगर एक फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करती है तो सभी एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन लगने वाला होता है वो अलग से मेंटेन किया जाता है, और जब आप एसेट को सोल्ड करते हो तो उस एसेट का टोटल डेप्रिसिएशन आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करते हो एसेट अकाउंट के अंदर, जिसके लिए ये एंट्री पास की जाती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। नाउ हम नोट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो भी हमने अभी तक एसेट अकाउंट प्रिपेयर किया था उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आप क्या क्या चीजें लिखोगे। तो पहले तो हम वो डिस्कस करते हैं जो अभी तक हम सीख चुके हैं, देन हम चेंजेस को डिस्कस करेंगे आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एसेट अकाउंट। ये आपके एसेट अकाउंट का फॉर्मेट है। यहां पर हम सेम रूल्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले, जो अब तक हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। हम जानते हैं कि अगर आप कभी भी एसेट को परचेज करते हो तो उसे आप एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हो, जिसके लिए आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। देन अगर आप एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाओगे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो उसके लिए आप एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर आप एसेट को सोल्ड करते हो तो उसके लिए आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अगर एसेट को बेचने से आपको लॉस होता है तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर आपको एसेट बेचने से प्रॉफिट होता है तो उसके लिए आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देन आप साल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। और बाय बैलेंस सीडी निकालने का तरीका है कि आप डेबिट साइड टोटल में से लेस करो क्रेडिट साइड का टोटल, जिससे बैलेंसिंग फिगर में आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। एंड देन हम क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट ईयर, जिसके लिए आप डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। तो ये तो वो फॉर्मेट है जो अभी तक हम यूज कर रहे थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ अगर एक फर्म प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करती है, एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर कर रही है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। यह आपके लेजर का फॉर्मेट ही है। बेसिकली आपको यहां पर देखना है कि अगर आप इस अकाउंट को मेंटेन करते हो तो क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहला चेंज तो यह है कि अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हो तो जो डेप्रिसिएशन आप पहले एसेट अकाउंट में क्रेडिट करते थे उससे आप अब क्रेडिट करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। यानी आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट करोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब भी आप एसेट पे डेप्रिसिएशन को लगाओगे तो उसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि अगर हम एसेट को सोल्ड करते हैं तो क्या होगा। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जब भी आप एसेट को सोल्ड करोगे तो जिस एसेट को सोल्ड किया जा रहा है उसका टोटल डेप्रिसिएशन आप ट्रांसफर करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से एसेट अकाउंट के अंदर। यानी जो एंट्री हमने जस्ट डिस्कस की थी उसको आप लिखेंगे और उसके बेसिस पर इन दोनों अकाउंट्स में पोस्टिंग करेंगे, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि सबसे पहले तो आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू एसेट अकाउंट, जिसमें अमाउंट आएगा टोटल डेप्रिसिएशन जो भी एसेट आप सोल्ड करने वाले हैं उसका, और ये सेम अमाउंट आपका आएगा एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जिसके लिए आप लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
इसके बाद अगर कोई एसेट आपकी बच चुकी है जो अभी भी बिजनेस के अंदर आप काम में ले रहे हो, तो उसके लिए आप सबसे पहले उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे और उसे आप क्रेडिट साइड में ही लिखोगे, एंड देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करोगे, जिसका फॉर्मूला होगा कि आप क्रेडिट साइड के टोटल में से लेस करो डेबिट साइड का टोटल, जिससे आपका डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, और ये क्लोजिंग बैलेंस आपके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिससे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो ये इंपैक्ट आता है आपके डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन के अंदर अगर आप अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करें। तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, एक दो बार हैबिट में डालना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते वो आपको आ जाएगा, बाकी इतना हार्ड नहीं है। आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये है कि अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो उसके लिए आपको हर एसेट का डेप्रिसिएशन अलग से मेंटेन करना पड़ेगा, उसे हमेशा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर आप किसी एसेट को बेच देते हो तो उस एसेट पर अब तक लगाया गया सारा डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किया जाएगा एसेट अकाउंट के अंदर, जिसके लिए आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे टू एसेट अकाउंट, और सेम अमाउंट को आप एसेट अकाउंट के अंदर लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये तो हो गए आपके नोट्स। अब इसको और बेटर समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको सॉल्व करने की टेक्निक हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर ली है कि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन गिवन होगा तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन के अंदर एक लाइन को ड्रॉ करना है, एंड देन उस लाइन पर पूरे क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और सभी डिटेल्स को इस लाइन पर लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2015 एसिस लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹5 लाख प्लस IGST एट द रेट 12%। इसका मतलब है कि एसिस लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2015 को एक मशीन खरीदी जिसकी कीमत थी 5 लाख रुपए और जिसपे GST पे किया गया 12% की रेट से। तो हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर GST को तो आपको इग्नोर करना है। मेन चीज यहां पर यह है कि आपने 1 अप्रैल 2015 को 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी। तो इसे हम लाइन पे लिखेंगे, ये आपकी फर्स्ट परचेज है। देन आगे लिखा है ऑन 1 जुलाई 2018 द मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 2 लाख प्लस IGST एट द रेट 12%। इसका मतलब है कि आपने 1 जुलाई 2018 को जो मशीन आपने खरीदी थी उसको बेच दिया 2 लाख रुपए में, जिसपे आपने GST कलेक्ट किया 12%। GST को तो आपको इग्नोर करना है। मेन है कि आपने जो मशीन खरीदी उसे आपने बेच दिया 1 जुलाई 2018 को 2 लाख रुपए में। अब आपको यह भी याद रखना है कि इस मशीन को हमने 2015 में खरीदा था पर बेचा हमने 2018 में है। तो सबसे पहले आप लाइन पर फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करेंगे, जितने भी फाइनेंशियल ईयर इसमें आ रहे हैं। तो अगर हम लाइन पे देखें तो सबसे पहले आपका ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2016 को। देन उसके बाद सेकंड फाइनेंशियल ईयर आएगा जिसमें भी आपने कुछ नहीं किया, वो भी आप क्लोज करेंगे और आप डेट लिखेंगे 31 मार्च 2017, देन 31 मार्च 2018, एंड देन 31 मार्च 2018 के बाद आपने एसेट को 3 महीने और यूज किया और फिर बेचा 1 जुलाई 2018 को। यानी आप देख सकते हैं कि 3 फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने के बाद और 3 महीने और यूज करने के बाद आपने एसेट को सोल्ड किया, जहां पर वैल्यू है 2 लाख रुपए। तो ये था आपका पूरा मशीनरी का प्रोसेस। देन आगे लिखा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसका मतलब है कि आपको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है जहां पर डेप्रिसिएशन की रेट है 10% और आपको मेथड यूज करना है स्ट्रेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है जो आपको याद रखना है। देन आगे लिखा है अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर, यानी हर साल आपको 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज करने हैं।
आपको इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन में हम सिर्फ मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को ही प्रिपेयर करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट आपके होमवर्क में है, आपको उसे खुद से सॉल्व करना है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा चीजें है नहीं। आपने जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया है उसको आपको सिर्फ ट्रांसफर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जो मेन चीज सीखने वाले हैं वो ये है कि किस तरह हम मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करें और साथ साथ हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। देन इसके साथ ही हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी बनाएंगे क्योंकि यहां पर आपको दोनों अकाउंट्स को साथ में लेकर के सॉल्व करना है और जो भी डिटेल क्वेश्चन की है उससे रिलेटेड अकाउंट में पुट करना है। तो यहां पर हम दोनों अकाउंट्स का फॉर्मेट बना चुके हैं। अब हम लाइन को देखते हुए सभी डिटेल्स को इन अकाउंट्स के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि आपने 1 अप्रैल 2015 को 5 लाख रुपए की एसेट को परचेज किया है। हम जानते हैं कि जब भी आप एसेट को परचेज करते हो तो उसे आप एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हो। तो यहाँ पर आप मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले डेट लिखेंगे 2015 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और अमाउंट आएगा 5 लाख रुपए। देन आपके फाइनेंशियल ईयर का एंड आ जाएगा, यानी आपको साल के एंड में डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। हमने मशीन को पूरे साल भर यूज किया है, पूरे 12 महीने के लिए यूज किया है, इसलिए आप मशीन पर पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। तो यहां पर आपकी इक्वेशन बनेगी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। यहां पर हमने 12 मंथ्स लिया है क्योंकि आपने मशीन को पूरे 12 महीने यूज किया है इन द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसको कैलकुलेट करने से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 50,000। नाउ हम इस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च 2016 को आपको डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है। और क्योंकि यहां पर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए एसेट पर जो भी डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है उसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे 2016 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट आएगा 50,000। इस तरह आपने फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने थे वो आपने दोनों अकाउंट्स में लिख दिए हैं। हमने एसेट को परचेज किया तो उससे हमने मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा और एसेट पर जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया उसे हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया है। नाउ आपको दोनों अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट को देखते हैं। तो एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालने का फॉर्मूला है कि आप डेबिट साइड के टोटल में से लेस करें क्रेडिट साइड का टोटल, जिसके लिए आप सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेट 2016 31 मार्च, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी और अमाउंट आएगा डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को लेस करने पर। क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही वैल्यू है तो आपका क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख रुपए आ जाएगा। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2016 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और अमाउंट आएगा 5 लाख रुपीस। इसी तरह हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए आप डेबिट साइड में लिखेंगे डेट कॉलम में 2016 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी और क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए आप क्रेडिट साइड के टोटल में से लेस करेंगे डेबिट साइड का टोटल। क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही वैल्यू है क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में कोई वैल्यू और नहीं है, इसलिए आपका क्लोजिंग बैलेंस 50,000 ही आएगा। और ये क्लोजिंग बैलेंस आपका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसके लिए आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेट कॉलम में 2016 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और अमाउंट आएगा
50,000। इस तरह आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। नाउ हम सेकंड फाइनेंशियल ईयर को देखते हैं। तो आप लाइन पर देख सकते हैं कि पूरे साल भर में आपने कोई भी और ट्रांजेक्शन नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ साल के एंड में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है और उसे रिकॉर्ड करना है। आपने सेकंड फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी एसेट को पूरे 12 महीने यूज किया है, इसलिए हम पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर रहे हैं, इसलिए आप ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करने पर हमेशा डेप्रिसिएशन को ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बनेगी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, जिससे आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 50,000। और क्योंकि यहाँ पर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए आपका डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। आप क्रेडिट साइड में सबसे पहले डेट लिखेंगे 2017 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट आएगा 50,000। देन अगेन हम क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। मशीनरी अकाउंट में कोई भी चेंज नहीं आया है, इसलिए आपका क्लोजिंग बैलेंस वापस से 5 लाख रुपीज आएगा, जिसके लिए आप क्रेडिट साइड में सबसे पहले डेट लिखेंगे 2017 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी एंड अगेन डेबिट साइड के टोटल में से आप लेस करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल, जिससे बैलेंसिंग फिगर में आपका वापस से 5 लाख रुपए ही आएगा। और ये क्लोजिंग बैलेंस आपके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसके लिए आप डेबिट साइड में लिखेंगे 2017 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और अमाउंट आएगा 5 लाख रुपीज। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अगर आप अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हो, तो आपके एसेट अकाउंट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। आपके एसेट की वैल्यू हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पर ही शो हो रही है। तो ये काफी अच्छा तरीका होता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग दिखाने का, क्योंकि अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हो, तो आपके एसेट की वैल्यू हमेशा बैलेंस शीट के अंदर ओरिजिनल कॉस्ट पर शो होगी, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी स्ट्रांग दिखेगी। तो इसलिए काफी सारी फर्म्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करती है, ताकि वो एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पर दिखा सके, ताकि ऐसा करने से फर्म्स की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो। तो आगे सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए आप डेबिट साइड में लिखेंगे डेट कॉलम में 2017 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी एंड क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए आप क्रेडिट साइड के टोटल में से लेस करेंगे डेबिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल आपका 1 लाख है, डेबिट साइड में कोई और वैल्यू है नहीं, इसलिए आपका क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज ही आ जाएगा। और ये क्लोजिंग बैलेंस आपका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसके लिए आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2017 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और अमाउंट आएगा 1 लाख। नाउ हम थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर आ चुके हैं और आपने थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी कोई न्यू एसेट को परचेज किया नहीं है, कोई एसेट को सोल्ड किया नहीं है, इसलिए साल के एंड में आपको सिंपली डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है। आपने थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी मशीन को पूरे 12 महीने यूज किया है, इसलिए पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। आपकी इक्वेशन भी सेम बनेगी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, जिससे आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 50,000। और इसे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आप सबसे पहले डेट लिखेंगे 2018 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट आएगा 50,000। देन वापस से हम क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट को देखते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए आप क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे 2018 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी और क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप
डेबिट साइड के टोटल में से लेस करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल, जिससे वापस से आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 5 लाख रुपीस। और ये क्लोजिंग बैलेंस आपका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2018 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और अमाउंट आ जाएगा 5 लाख। सिमिलरली हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए आप डेबिट साइड में डेट कॉलम में लिखेंगे 2018 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी एंड अमाउंट निकालने के लिए आप क्रेडिट साइड के टोटल में से लेस करेंगे डेबिट साइड का टोटल, यानी आप 1,50,000 में से लेस करेंगे 0, क्योंकि क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, जिससे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,50,000। और ये क्लोजिंग बैलेंस आपके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसके लिए आप क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे 2018 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और अमाउंट आएगा 1,50,000। नाउ हम थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर आ चुके हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है। आपने थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर मशीन को 3 महीने यूज किया और उसके बाद उसे 1 जुलाई 2018 को सोल्ड कर दिया 2 लाख रुपए में। तो यहां पर सबसे पहले आपको जो करना है वो ये है कि आपने थर्ड फाइनेंशियल ईयर के अंदर मशीन को 3 महीने यूज किया है। तो सबसे पहले हम 3 महीने का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए इक्वेशन बनेगी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स। यहां पर हमने 3 महीने इसलिए लिए हैं क्योंकि आपने एसेट को सिर्फ 3 महीने ही यूज किया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 12,500 और इसे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आप सबसे पहले डेट लिखेंगे जुलाई 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट आएगा 12,500। देन आपने 1 जुलाई 2018 को फर्स्ट मशीन को सोल्ड कर दिया है 2 लाख रुपए में। तो यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप एसेट को सोल्ड करोगे तो जिस एसेट को आप सोल्ड कर रहे हो उस पे लगाया गया अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करोगे एसेट अकाउंट के अंदर, जिसके लिए आप सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देखेंगे। आप डेबिट साइड में डेट लिखोगे 2018 जुलाई 1, पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट और यहां पर जो अमाउंट आएगा वो अब तक इस मशीन पर लगाए गए डेप्रिसिएशन का टोटल होगा। तो आपने मशीनरी पर 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाया और उसके बाद 3 महीने का डेप्रिसिएशन और लगाया। तो अगर आप 50,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 एंड प्लस करेंगे 12,500, तो इन सभी को जोड़ने से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,62,500। और इसे आप मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2018 जुलाई 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट आएगा 1,62,500। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी हम एसेट को सोल्ड करते हैं और उसके साथ अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन भी करते हो, तो सिचुएशन के अंदर आप सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से जो भी एसेट सोल्ड कर रहे हो उस पर लगाए गए टोटल डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करोगे एसेट अकाउंट के अंदर एंड देन उसके बाद आगे का प्रोसीजर करोगे। तो आगे हमने मशीनरी को सोल्ड कर दिया है 2 लाख रुपए के अंदर और हम जानते हैं कि जब भी हम एसेट को सोल्ड करते हैं तो उसे हम एसेट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे जुलाई 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट आएगा 2 लाख रुपीस। और क्योंकि यहां पर हमने एसेट को सोल्ड किया है तो सोल्ड करने से आपका प्रॉफिट और लॉस भी होगा, जिसके लिए हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। आपकी वर्किंग नोट में हेडिंग आएगी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट।
जिसका एक प्रोसीजर है जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है। इसके अंदर आप सबसे पहले कॉस्ट लिखेंगे, तो आपकी कॉस्ट है 5 लाख रुपीस। देन कॉस्ट में से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन है 1,62,500। जब आप कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करते हो तो आपकी आती है बुक वैल्यू, विच इज 3,37,500। देन आप लेस करते हो सेल प्राइस ऑफ एसेट, विच इज 2 लाख। यहां आप देख सकते हैं कि आपकी बुक वैल्यू ज्यादा है सेल प्राइस से, यानी आपको एसेट को बेचने से लॉस हुआ है, विच इज 1,37,500। और अगर एसेट को बेचने से लॉस होता है तो उसे आप एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हो, जिसके लिए हम डेट कॉलम में लिखेंगे जुलाई 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड अमाउंट आएगा 1,37,500। इस तरह आपका एसेट को बेचने का पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। नाउ हम क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे, पर इस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ना ही बची हुई एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाना पॉसिबल है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक ही एसेट थी और उसे हमने बेच दिया। तो ना ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा और ना ही क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। आपको सिंपली सिर्फ दोनों साइड्स का टोटल करना है। तो अगर आप मशीनरी अकाउंट का टोटल करोगे तो आ जाएगा 5 लाख रुपीस। और अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का टोटल करोगे तो वो आ जाएगा 1,62,500। और इस तरह आपका मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। पार्ट नंबर 9 के अंदर हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड का यूज भी करेंगे और साथ में हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर भी करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस हीट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।